कक्षा 6 में जो प्रश्नावली 3.2 है गणित में, उनको अपन प्रश्न नंबर 6 से आगे पढ़ेंगे। 5 तक इसका पार्ट फर्स्ट है, उसमें आपको समझा दिया गया है। तो अब इसमें प्रश्न नंबर 6 को समझने के लिए इसमें अभाज्य संख्याएं हैं और अभाज्य विषम और सम बताया आपको कि जो सम संख्या वो होती है जिसमें 2 का भाग जाता हो और विषम संख्या होती है जिसमें 2 का भाग नहीं जाता हो। तो इसका जो 6 नंबर है प्रश्न, इसको हल करने के लिए ए वाला हल करेंगे। 44 है, 44 इसको 44 को दो विषम अभाज्य संख्या, जैसे विषम संख्या हुई 3 है या 5 है या 7 है या 11 है, तो इनमें से कोई भी संख्याएं दो लेंगे जिनका योग मिलाकर 44 हो जाना चाहिए। दो संख्याएं तो ये तो जैसे आप दो लेंगे 3 और 5, तो इनका जब योग करेंगे तो 8 ही होगा। तो इसका मतलब आपको बड़ी लेनी होगी, 17 है, 19 है, 23 है या 31 है या फिर 37 है ऐसे। तो आप जैसे 37 में 5 जोड़ते हैं तो 42 ही होते हैं, या फिर आप 37 में जब 7 जोड़ देंगे तो इसका मतलब 37 और 7, 7 और 37 जोड़ेंगे तो इसका मतलब ये हो गया 44। 37 और 7 44। या फिर आप इसका दूसरा उत्तर भी लिख सकते हैं, जैसे 13 और आप 31 इनको जोड़ेंगे तो भी ये होगी विषम संख्या, क्योंकि 13 में भी आप 2 का भाग नहीं जा सकता, 31 में भी नहीं जा सकता, इसका मतलब विषम संख्या है। 37 भी विषम है, 7 भी विषम है, तो ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। पर इनको आप उल्टा, जैसे 3 1 और 3 ऐसे लिखा जा सकता है, अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं 44 का। अब इसी तरह जो बी वाला है इसमें 36 को लिखना है, तो 36 में आप ऐसी कोई दो संख्या इनमें से आप चयन कर लीजिए जिनका योग मिलाकर 36 हो जाए। तो एक तो जैसे अपन ये 31 लेते हैं और 31 और एक 5 ले लेते हैं, 31 में 5 जोड़ते हैं तो इसका मतलब 31 + 5 बराबर योग 36 हमें प्राप्त हो जाएगा। जैसे इसमें 44 प्राप्त हुआ, इसमें 44 प्राप्त हुआ, तो इसमें हमें 31 और 5 को जोड़ने से 36 हमें मिल रहे हैं। इसी तरह ये जो 24 है सी में 24, इसका भी अपन योग कर सकते हैं। जैसे ये पढ़िए आपके सामने संख्या है, तो इनमें से 24 हो जाना चाहिए योग करने से 24। तो एक आप है जैसे 11 है और एक है 13, एक 17 एक 19, 11 और 13 ये दोनों संख्याएं आप जोड़ेंगे 11 + 13, तो 13 और 11 को जोड़ने से 24 हमें प्राप्त होगा। और ऐसी कोई संख्याएं नहीं है जिनको आप जोड़ेंगे तो आपने 24 मिलेगा। जैसे 17 में 7 एक और इसमें जोड़ सकते हैं, 7 + 17 बराबर भी 24 होते हैं। तो इनमें से कोई भी आप युग्म ये जोड़ा आप ले सकते हैं। ऐसे ही डी वाला ले सकते हैं, इसमें है 18, तो 18 में एक तो ये दिखाई दे रही है 7 और 11, यानी 7 + 11 दोनों को जोड़ेंगे तो योग हमें 18 मिलेगा। इसमें और भी अपन जोड़ सकते हैं, जैसे 5 में आप 13 जोड़ दो तो ये हो जाते हैं 18। तो इनमें से कोई भी संख्याएं लेकर, क्योंकि ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, दो दो संख्याएं लेनी है। लिखा है कि दो विषम होनी चाहिए, तो ये विषम संख्याएं हैं 7 और 11, 5 और 13, दोनों को जोड़ने से हमें 18 मिल रहा है। इसमें 44 मिल रहा है, इसमें 36 मिल रहा है, इसमें 24 मिल रहा है। तो इनको दो संख्याओं के युग्म के रूप में अपन लिख सकते हैं 6वें क्वेश्चन में। अब इसका जो ये 7वां क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 7, अभाज्य संख्याओं के 3 ऐसे युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 हो। तो उनके बीच में जैसे अपन शुरू में 2 लिखते हैं, 2 3 5, 5 के बाद 7, फिर उसमें 11, फिर इसमें 13, 13 के बाद 17, 19, फिर इसमें 23, ऐसे आगे से आगे इसकी विषम अभाज्य संख्याएं सभी विषम और अभाज्य संख्याएं प्राप्त हो रही है। इनमें दो दो का अंतर वाली अपन छांट लेंगे। जैसे एक तो ये छांट लेते हैं, 5 में से 3 को घटाने से हमें 2 मिल रहा है, तो यहाँ एक तो 3, 5 एक युग्म तो ये हुआ, अपन इसको अलग दर्शा सकते हैं। दूसरा युग्म आप ये 5 और 7 का भी ले सकते हैं, 5 और 7, क्योंकि 5 7 में से 5 घट जाएंगे तो हमें 2 मिलेगा इनका अंतर।
इसी तरह और कोई भी, जैसे आप 13 है, 13 में से 11 को घटाएंगे यानी 11 और 13, तो इसमें भी अंतर हमें दो दो का प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब ये युग्म हुआ जिसमें ये अभाज्य संख्याओं का युग्म है और इनमें दो दो का अंतर है। सब में 5, 5 में से 3 घटाओ 2 बचेगा, 7 में से 5 घटाओ 2 बचेगा, 13 में से 11 घटाओ 2 बचेगा, यानी दो दो का अंतर रहना चाहिए। तो इनको 3 युग्म लिखना थे, 1 2 3 युग्म हो गए। अब आपको प्रश्न नंबर जो 8 है इसको हल करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं? तो अभाज्य और भाज्य उनको देखेंगे। जैसे पहला है ए में जो 23 है, तो 23 में आप ये जो अभाज्य संख्याओं का समूह दे रखा है, इनमें आप इनमें से कोई भी संख्याओं का भाग लगा सकते हैं। 23 में न तो 2 का जाता, न 3 का जाता, 5 का भी नहीं जाता है, 7 का भी नहीं जाता है। आप यहाँ लिखेंगे 23 में 2 3 5 7 11 13, ये आधे से ज्यादा हो गई है, इनका भाग नहीं जा रहा है, से भाज्य नहीं है। अतः ये जो संख्या हुई आप नीचे लिखेंगे, अतः 23 एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या होगी। यानी इनमें से किसी भी संख्या का यदि भाग जा रहा हो तो वो भाज्य संख्या कहलाती है। इसमें कोई भी संख्या का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए अपन कहेंगे कि ये अभाज्य संख्या है। इसी तरह जो बी वाला लेंगे, इसमें है 51। तो देखा जाए तो आप इनमें से जैसे 2 का या 3 का भाग लगाएंगे या 5 का लगाएंगे, 7 का लगाएंगे, तो आप देखेंगे कि 2 है या 3 या फिर 5 आप लिखेंगे, तो इसमें जो 3 है इसका हमें इसमें भाग जा रहा है, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं हुई। आप लिखेंगे 2 3 5 7 11 13, ऐसे ही डॉट डॉट आगे और भी लिख सकते हैं, 17 19 और फिर 23 और फिर इसमें 29। ये आधे से ज्यादा हो गया है क्योंकि 25 51 का आधा होता है 25.5, उससे अधिक हो गया। उसमें उन संख्याओं में जब देखते हैं तो इनका भाग देने से, जैसे 3 का भाग इसमें जा रहा है और 17 का भी भाग, इसमें 3 और 17 का भाग जा रहा है, आप लिखेंगे 3 व 17 का इसमें भाग जाता है, या से ये भाज्य है, से भाज्य है। अतः ये अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इन संख्याओं का भाग जा रहा है 3 और 17 का। इसी तरह आप ले सकते हैं इसका जो सी यानी 37। 37 में देखते हैं तो इसका आधा कर लेते हैं, जैसे 2 है या 3 है या 5 है, 7 है, 11 13 और 17 और 19, 38 होता है। इसका मतलब ये आधा से अधिक हो गया। इन संख्याओं को देखते हैं तो इनमें से जैसे इसका इसमें भाग देंगे, इसका भी देंगे, 2 का भी देंगे, 3 का भी देंगे, 5 का भी देंगे, तो कोई भी संख्याओं का इसमें भाग नहीं जा रहा, तो आप लिखेंगे इनसे भाज्य नहीं है, भाज्य नहीं है। अब नहीं है तो इसका मतलब ये संख्या हुई, अतः अपन लिख देंगे, अतः यह जो 37 है वो एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। डी वाला लेते हैं। डी में है 26। तो 26 में जब आप 2 का देंगे, 2 3 5 7 11 और 13 और ये 17, 13 तक ही आपको लेना होगा, क्योंकि 13 आधा से आधा संख्या होगी, आधा तक। इनका भाग देंगे तो आप 2 का जब भाग देंगे 26 में जा रहा है और एक इसमें 13 का भाग जा रहा है, यानी यहाँ यह संख्या 2 व 13 से भाज्य है, यानी इनका भाग जा रहा है। अतः ये संख्या, अतः संख्या 26 अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। ये इसका उत्तर रहेगा, क्योंकि ये भाज्य है, इनमें से 3 का 2 का भी जा रहा है, 13 का भी जा रहा है इस 26 में भाग, तो अपन बता देंगे कि ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब अपन पढ़ते हैं इसका जो 9वां क्वेश्चन। इसमें दिया है
कि 100 से ऐसी छोटी 7 क्रमागत संख्याओं लिखिए जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या न हो, यानी 100 से छोटी होनी चाहिए और 7 संख्याएं होनी चाहिए और क्रमागत होनी चाहिए, इन क्रम से होनी चाहिए, जैसे 4 5 6 7 8, और इनमें ऐसी संख्या जो क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखनी है और इनके बीच में कोई अभाज्य नहीं आनी चाहिए। तो अपन देखते हैं, इसका मतलब इसमें जो संख्याओं का अपन चयन करेंगे 100 से छोटी होनी चाहिए। और जैसे इस प्रश्न नंबर 9 का हल करेंगे तो 100 से छोटी आप लिखेंगे 100 से छोटी 7 क्रमागत और वह भी भाज्य संख्याएं निम्न हैं। 90 से आप शुरू करेंगे, जैसे 90, एक है 91, एक है 92, एक है 93, एक है 94, एक है 95, 7 होनी चाहिए, 3 और 3 6 और 1 7। अब इनमें देखा जाए तो ये 7 संख्या है और सभी ये भाज्य संख्याएं है और क्रम से है। जैसे आप 18 का भाग लगाएंगे तो इसमें 18 को 90 ऐसे होता है, 13 7 91, ऐसे इसमें आप भाग देंगे, छोटा टुकड़ा कर सकते हैं, जैसे इसमें 2 का भाग जा रहा है और इसमें 93 में 93 ऐसे भाग जाता है, और इस 94 में 2 का जा रहा है, इसमें 5 का जा रहा है, 5 95, इसमें 24 का आप भाग देंगे, 24 96 ऐसे। तो इसका मतलब ये सभी जो भाग जाने वाली संख्या है, इसका मतलब ये होगी क्रमागत 7 भाज्य संख्याएं जो 100 से छोटी है। 90 91 92 93 94 95 96, ये है क्रमागत छोटी संख्याएं जो 7 से भाज्य होगी। अब क्वेश्चन नंबर जो 10वां है, इसको हल करेंगे। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे ए में है 21, ए में 21, बी में 31 और जो सी है इसमें लिखा है 53 और 61, सी में 53 और डी में 61। अब देखना इस इन संख्याओं में से ये क्वेश्चन 10वां है, इसमें इसको अपन हल करेंगे। हल इसका ए 21। अब 21 में ऐसा लिखा है, इसमें 3 अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, लिखा है ना, 3 अभाज्य संख्याओं का योग। तो इनमें से जैसे ये हमारे पास अभाज्य संख्या है, इनमें कोई भी 3 संख्या ले लेते हैं और तीनों संख्याओं को जब जोड़ते हैं तो हमें 21 योग मिलना चाहिए। तो 21 मिलने के लिए सबसे पहले अपन लेते हैं, जैसे यहां से एक ले ली 3, एक ले ली 5, तो 3 और 5 को जोड़ने से हुआ 8। अब 8 में इनमें से कोई भी संख्या आप जोड़े ताकि 21 हो जाए। तो इसमें जैसे अपन 13 जोड़ते हैं, 13 और 5 18, 18 और 3 हो गए 21। तो ये 3 संख्याएं हुई और तीनों ही अभाज्य है और इनका योग करेंगे तो 21 हमें प्राप्त होगा। बी में जैसे 31 को प्राप्त करने के लिए इनमें से कोई भी 3 संख्याएं आप चयन कर लीजिए और 3 का भाग यानी जब इनका योग करेंगे तो इसका मतलब होना चाहिए 31। तो इसमें भी आप 3 और 1 5 यानी 8 हो गया, और 8 के साथ में आप जैसे 23 आप जोड़ेंगे 23 तो हो जाएगा 31। इसी तरह सी वाला इसमें लेते हैं यहां से 53। तो 53 के लिए आप बड़ी बड़ी संख्याएं आप इनमें से उठा सकते हैं, कोई भी 3 संख्याएं, और इन तीनों संख्याओं का जब योग करेंगे तो हमें मिलना चाहिए 53। तो बड़ी संख्याएं जैसे 3 ले लेते हैं, इसके साथ में 19 ले लेते हैं, 19 और 3 हो गए 9 3 22, और 22 में अब एक ऐसी संख्या इनमें से कोई 23 के बाद में जैसे 29 है या 31 है, 31 इसके बाद में 37, इनमें से अपन ले सकते हैं। तो जो कमी पड़ रही है वो आप ले सकते हैं 51 को प्राप्त करने के लिए। तो इसमें अपन 31 को लिखेंगे, 31 और 19 हो गए 50, 50 में आप 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 53। डी वाला 61 होना चाहिए 3 संख्याओं को मिलाकर।
तो इनमें कोई भी तीन संख्या ऐसा युग्म ले लो ताकि जोड़ने से हमें इकसठ प्राप्त हो। तो एक 3 ले लिया, एक इसमें 11 ले लिया, तो 3 और 11 को जोड़ने से हो 14, 14 और एक ले लिया जैसे 47। तो ये 47 भी एक अभाज्य संख्या है। तो 47, 11 और 3 इनको जोड़ने से हमें 61 प्राप्त होगा। प्रश्न नंबर 11 में 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 युग्म लिखिए जिनका योग 5 से विभाज्य हो। तो 20 से छोटी, जैसे अपन प्रश्न नंबर जो 11 है इसमें 20 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या इनको लिख लेते हैं। आप लिखेंगे, हल कर देंगे। तो 20 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं निम्न है। एक तो 2, 1, 3, 5, 7, 11, 17, 19, ये हुई अभाज्य संख्या। अब इनको आप जोड़े, यानी लिखा है कि छोटी होनी चाहिए 20 से, तो 20 से छोटी है, और इनके ऐसे 5 युग्म लिखना है। इनमें से आपको जोड़ कर कोई भी 5 संख्याएं जिनको आप इनमें से 2-2 संख्याओं का युग्म सेट करेंगे, इनका योग होगा जो 5 से विभाज्य होना चाहिए, यानी 5 का भाग जाने वाला होना चाहिए। तो जैसे आप एक युग्म ले लिया 3 + 7, 7 और 3 को जोड़ने से 10, 10 में हम भाग देंगे 5 का, तो ये 5 से विभाज्य है, यानी आप लिखेंगे 5 से विभाज्य। इसका मतलब 5 का भाग जा रहा है 10 में, और ये है युग्म जो 2-2 संख्याओं का युग्म। एक तो ये हो गया। दूसरा युग्म देखते हैं, मैं इसको अलग करने के लिए यहाँ एक लाइन दे देता हूँ। 3 और 7 जोड़ने से 10। अब इनमें से कोई भी और संख्याएं लो जिनका योग, जैसे 3 और 13 लेते हैं तो 16 होता है। 3 और 17 लेंगे तो इसका मतलब 20 हो जाएगा। 3 + 17 इनका योग होगा वो 20 होगा, और 20 में 5 का भाग जा रहा है, इसका मतलब भाज्य है 5 का भाग जाने से। तो ये हुई 7 और 13 भी अपन ले सकते हैं। 7 + 13 इनका योग करेंगे तो ये हो जाएगा 20, और 20 में 5 का भाग जा रहा है। और भी कोई और संख्या इनमें से आपको छांटनी है जिसका योग आप मिलाएंगे तो योग होगा 20 या 15 या 5 भी हो सकता है। तो 2 और 1 होगा 3, इनको जोड़ते हैं तो होगा 5, और 5 का यानी 5 है वो खुद तो 5 से भाज्य है ये। और भी कोई ऐसी संख्या जो ले सकते हैं जिनका योग मिलाने से हमें योग होना चाहिए 5 से विभाज्य। तो यहाँ पे जैसे 11 और 19 को लेंगे, 11 और 19 तो इनको योग करते हैं तो 30, और 30 में जब 5 का भाग देंगे तो ये 5 से विभाज्य है 30। तो एक तो 3 और 7, 7 है 3 और 17, 7 और 13 जोड़ते हैं तो 20, 2 और 3 जोड़ते हैं 5, और 11 और 19 जोड़ते हैं तो 30। अब इनमें देखा जाए तो सब में 5-5 का भाग सभी में जा रहा है, इसका मतलब ऐसे आपको युग्म बनाने हैं। अब जो खाली स्थान बनना है 12वां क्वेश्चन में, इसमें वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो क्या कहलाती है? तो ऐसी संख्या कहलाती है अभाज्य संख्या, यानी 2 के अलावा कोई गुणनखंड होना नहीं चाहिए, इसको कहते हैं अभाज्य कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। ऐसा लिख सकते हैं खाली स्थान में, अभाज्य संख्या। वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो वो होगी भाज्य संख्या। आप यहाँ लिखेंगे भाज्य संख्या, यानी भाग जाने वाली संख्या का तो आप कोई भी 1 से 2 से ज्यादा गुणनखंड कर सकते हैं। एक न तो ये अभाज्य संख्या है और न ही ये भाज्य है, तो आप भाज्य भी नहीं कर सकते एक को, और अभाज्य भी नहीं कर सकते। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी देखा जाए तो अभाज्य संख्या होगी 2, क्योंकि 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है। तो इसमें सबसे छोटी जो अभाज्य इसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता वो है 2। आप यहाँ खाली स्थान में 2 भर देंगे।
इसी तरह सबसे छोटी जो भाज्य संख्या, भाग जाने वाली, 2 के बाद में 2 है, 3 है, 4, तो यहाँ 4 संख्या इसका आप टुकड़ा कर सकते हैं। 4 है, 6 है, 8 है, तो ये सबसे पहले होगी 4, जो सबसे छोटी है। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या कहलाती है। ये है अभाज्य, ये है भाज्य। सबसे छोटी सम संख्या, अब 2 एक सम संख्या है, क्योंकि 2 में जब 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, इसका मतलब 2 एक सम संख्या हुई। इस तरह से अपन प्रश्नावली जो 3.2 है कक्षा 6 की, प्रश्न नंबर 6 से 12 तक अपन इनको आसानी से हल कर सकते हैं।